हाय एवरीवन, आज की वीडियो में 35 टू 36 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ये 2015 तक रिसर्च के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इजी थे और ये क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के लिए, हमारे जो भी आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए। रिसर्च के क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि आंकड़ों के संग्रह के लिए सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किसने किया है। तो ये है बी मैलिनोव्स्की ने किया है। नेक्स्ट है बुक्स को मैच करना है, तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग इन सोशियोलॉजी, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मेथड इन सोशल रिसर्च। हमें पता है, इजी को हम पकड़ते हैं, देखते हैं। ये इमाल दुर्खीम अगर ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, तो हम ऑप्शन डी से ही पहुँच सकते हैं अपने आंसर पे। नेक्स्ट बुक जो है स्टैटिस्टिकल रीजनिंग इन सोशियोलॉजी, ये बुक है सुशलर एवं मुलर की, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग इन सोशियोलॉजी। मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर, मेथड इन सोशल रिसर्च, गुड एवं हार्ट। अगला प्रश्न है गवेषणात्मक डिजाइन में किस प्रकार के प्रश्नों की छानबीन की जाती है। तो यह क्यों है, यह क्या है, यह किस प्रकार है, ये सभी जो प्रश्न है वो गवेषणात्मक डिजाइन में उपयोग होते हैं। अगला है कि गैर साक्षरों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त है। तो जो साक्षर नहीं है उनके लिए हमें पता है कि अवलोकन करना पड़ेगा, उनको देख के, और या फिर शेड्यूल का प्रयोग करना पड़ेगा, और प्रश्नावली जो होती है वो साक्षर जो भी जनसंख्या होती है उसकी। अगला प्रश्न है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य है। व्यक्तिक अध्ययन केस स्टडी, संबंधों के बारे में सामान्यीकरण करना, परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के चयनित संबंधों में से उसे संबंधित करना। तो केस स्टडी में हमें पता है पूरा काला चिट्ठा मतलब स्टडी होता है, बिल्कुल उसका बेसिक तक चीजें जो है वो उसमें स्टडी की जाती हैं। तो परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना जो होता है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जब एक चर गुणात्मक है दूसरा चर परिमाणात्मक है तो उसे उसके बीच सह विसर्ग ज्ञात करने के लिए किस माप का उपयोग किया जाता है। तो जब एक जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव होता है, तो ये पता है कि क्या का स्क्वायर टेस्ट वहाँ पे यूज होता है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है सहभागी अवलोकन, सामाजिक तथ्य, वत्सहीन, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत। सहभागी अवलोकन किसने किया था, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक में चार है, मतलब इसको नहीं देखते हैं, हम कुछ ऐसा पकड़ते हैं जिससे हमारा आंसर मिल जाए हमें। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत जो हमें पता है कि आर के मर्टन का है, तो आर के मर्टन यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। वस्त्रहीन पता है मैक्स वेबर का है, तो आपका सामाजिक तथ्य इमाल दुर्खीम, एंड सहभागी अवलोकन ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। अगर यहाँ पे मैलिनोव्स्की होते तो वहाँ सहभागी अवलोकन जाता, लेकिन वो नहीं है, तो ये है क्योंकि इन्होंने भी तो एथनोग्राफी यूज की थी। अगला है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है। प्रायिकता प्रतिचयन समष्टि से लॉटरी द्वारा, मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी है, सबको लेने वाली है। समष्टि से लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श जो उपलब्ध है उनमें से चयनित प्रतिदर्श शोध के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिदर्श विभिन्न वर्गों की उत्तरदाताओं को ध्यान में, हमें ध्यान में नहीं, जो प्रोबेबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, वही लॉटरी विधि यूज करेंगे कि पॉपुलेशन से सभी के चुने जाने की संभावना एक बराबर हो। सैंपलिंग भी ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। दो गुणात्मक चरों के बीच सह विसरण ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी का उपयोग किया जाएगा। दो गुणात्मक है, वल्ली यहाँ पे गुण क्वालिटेटिव चर हैं, तो इसके लिए पाई गुणांक और यूल दोनों ही जो है वो यूज होती है। समाजमिति का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, किसने किया था, मोरेनो ने समाजमिति। किस अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की योग्यता को क्या कहते हैं। मतलब कोई अनुसंधान हुआ है, उनके निर्णय आए, कुछ हमने उसका फाइंड आउट निकाला, अब उसको दोहरा फिर निकाला तो वही चीज आया, तो इसको क्या कहते हैं, ये होती है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। और विश्वसनीयता और वैधता से क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, एक जरूर आता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक प्रपंच का गहन अध्ययन करना। प्रपंच का क्यों हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, सिद्धांत का परीक्षण, कार्य कार्य संबंध नहीं जान रहे हैं हम, सिद्धांत किसी है उसका हम परीक्षण तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे जो सुटेबल आंसर होगा जनसंख्या का विस्तृत कवरेज करना, सर्वेक्षण। और अभी जनसंख्या होने वाली है उसका, तो उसमें भी सर्वेक्षण ही लगता है, जो जनगणना होती है तो उसमें सर्वेक्षण ही यूज होता है, सर्वे मेथड। अगला है विवरणात्मक अभिकल्प डिजाइन के साथ कौन सा संबंधित है। विवरणात्मक जननांकिकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण, ओके, विकास हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन, स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा की कार्यात्मक व्याख्या, अनोन्य सांस्कृतिक अध्ययन।
तो क्या हम यहाँ पे मूल्यांकन कर रहे हैं किसी चीज़ का? इवैल्यूएशन तो हो नहीं रहा है, इवैल्यूएशन तो हो नहीं रहा है। स्त्रियों के विरुद्ध कारणात्मक व्याख्या नहीं हो रही है, कारण का तो हम पता नहीं कर रहे हैं। अन्यून सांस्कृतिक अध्ययन भी नहीं है। जननांकिकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण जो होगा, क्योंकि विवरण में विवरणात्मक अभिकल्प जो होता है वो विश्लेषण से रिलेटेड होता है, तो जननांकिकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण होगा। शोध के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें परिकल्पना का पूर्वापेक्षा है? मतलब जो हाइपोथेसिस होती है उसको बिल्कुल बनाना अनिवार्य होता है। जीवन संबंधी केस स्टडी में, निर्वचनीय इंटरप्रेटिव स्टडीज में या फिर क्रिटिकल स्टडीज में नो। ये जो होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी मेथड जो होते हैं उसमें परिकल्पना बनना ही बनना है। और ये क्वेश्चन आया था कि किसमें नहीं होता है, नेक्स्ट हमने वीडियो में उसको कवर किया है। तो देखिए ये क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, पूछना तो इनको सिलेबस से ही है, अब जैसे ये घुमा के पूछें। अगला है, जन समुदाय के बारे में कोई जानकारी न होने पर कौन से प्रकार की प्रतिचयन पद्धति अवश्य रूप से उपयुक्त है? जब हमें पता नहीं है जानकारी, इसको क्या कहते हैं? वही एक मतलब एक के बारे में मुझे पता है तो हम कहते हैं कि तुम जरा दूसरों से पूछना, ठीक है? तो वो दो से पूछता है तो वो कहता है, वो भी दो से ऐसे पता करता है रिसर्च के बारे में। तो ये जो होता है ना स्नो बॉल प्रतिचयन, मतलब कोई जानकारी ना हो तो हम जो है स्नो बॉल प्रतिचयन को आसानी से वहाँ यूज कर सकते हैं। और स्नो बॉल क्या होता है? ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक पार्ट हो। सहभागी अवलोकन पद्धति किसके अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है? तो जनजाति संस्कृति हमें पता है और निर्जातीय अध्ययन भी पता है, तो ए और सी हमारा इस ऑप्शन में है और ऑप्शन बी सही है। मैच ऑफ द फॉलोइंग है। केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? प्रकीर्णन क्या है? संबंध सार्थकता का परीक्षण किसके साथ आप मैच करोगे? तो पता है कि सार्थकता का अगर हमें परीक्षा करना है तो हमको कहाँ जाना होता है? टी टेस्ट में, और ये ऑप्शन सी में ही वाली है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी में मीन आता है आपका, प्रकीर्णन जो होता है वो माध्य विचलन होता है, और सहसंबंध पियर्सन का सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति हजार व्यक्ति मृत्यु की संख्या का परिकलन किस मापन के अंतर्गत पड़ता है? तो प्रति हजार, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, ये अनुपात होता है। जब भी हम कहते हैं प्रति हजार पे इतना, तो हम उसका अनुपात से उसका पैमाने का तुलना करते हैं। रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने रैंक वाला दिया था सहसंबंध। अगला है, प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रयुक्त विचार क्या कहलाता है? यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, आपको दो ऑप्शन में से चूज करना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए, प्रयोगात्मक परीक्षण, अभी हम ये क्वेश्चन करके आ रहे हैं, क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है? वो कहलाता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न है, मैच करना है मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास लोगों का ज्ञान होता है, पहले ही हमारा अपना आंसर ओके मिल भी गया। सर्वेक्षण परिमाणात्मक आंकड़े। प्रतिचयन जो है वो समग्र का प्रतिनिधि, प्रतिचयन सैंपलिंग। व्यक्तिक अध्ययन, व्यक्तिक अध्ययन जो है इकाई का गहन अध्ययन, ये भी हमने अभी पीछे ही किया था, गहन अध्ययन उसके समस्त पहलुओं पे के संबंधों से उसको पता करना। अगला है, विशेषता किससे संबंधित है? विशेषता गुण होते हैं, गुणात्मक चर। मैच ऑफ द फॉलोइंग, अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, निदानात्मक। तो नहीं समझ आ रहा है, निदान पे डायग्नोसिस पे जाइए, कैसे उपचार किया जाए? डी का 3 वाली ऑप्शन सी में है। अन्वेषण करना का मतलब होता है ये क्या है, क्या है, क्या है, ये अन्वेषण करो, ढूंढो। प्रयोग, प्रयोग क्यों है, पता लगाओ क्यों है, कुछ रिसर्च करो, कुछ उसका प्रयोग करो कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों उसने उसको मारा, तो कुछ प्रयोग करो, जानो। अगला है विवरणात्मक, विवरणात्मक यह कैसे है, कैसे, हाउ, इसको विवरण करो, बताओ। तो इस तरीके से आप खुद से भी क्वेश्चन करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध पद्धति समझने का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम हमें लिखना है, घटना की प्रकृति, आंकड़े संकलन की विधियां, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप। जब हम पहले ही मतलब आंकड़े संकलन की विधि जानने के बाद सामाजिक विज्ञान का स्वरूप जानेंगे। घटना की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, आंकड़ा संकलन की पहले विधि, फिर आंकड़ा विश्लेषण की विधियां। ठीक है, चलिए ये सही लग रहा है, देखते हैं आगे। आंकड़ा विश्लेषण की विधियां, आंकड़ा संकलन की पहले बिना संकलन किए हम विश्लेषण पहुंच जाएंगे, बहुत सही है। आंकड़ा संकलन की विधियां, घटना की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान स्वरूप, आंकड़ा विश्लेषण की विधियां। पहले ही संकलन, पहले प्रकृति घटना की नहीं पता है हमें तो भाई हम बस आंकड़ा इकट्ठा कर लाएंगे, उसके बाद प्रकृति जानेंगे। पहले हमें प्रकृति पता होगी, नेचर पता होगा, घटना का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम उससे रिलेटेड जो भी है संकलन करेंगे, उसके बाद से उसको विश्लेषण करने की सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सबसे सुटेबल लग रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है, शोध करते समय सही अनुक्रम क्या है? शोध करते समय समस्या का निर्धारण, ठीक है, आंकड़ा संग्रह, परिकल्पना, आंकड़ों का विश्लेषण। तो हमें पता है कि आंकड़ों का विश्लेषण जो है हम लास्ट में ही करते हैं, तो आंकड़ों का संकलन तो ये यहाँ गलत हो गया, तीनों में आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। ठीक है,
आंकड़ों का संकलन हम पहले कर लेंगे, परिकल्पना नहीं बनाए पहले ही, समस्या का कुछ हमें पता ही नहीं, पहले हम आंकड़ों का संकलन कर लें। समस्या का निर्धारण, परिकल्पना, आंकड़ों का संकलन, फिर आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, ये सही लग रहा है। ये भी गलत है, क्योंकि आंकड़ा संग्रह करने के बाद हम परिकल्पना नहीं बनाएंगे। हमारा जो होगा, समस्या निर्धारित करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, और हाइपोथेसिस के बाद से आंकड़ों का संकलन करेंगे और आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। बीच से कहीं से भी उठा के इन क्रम्स को डाल देते हैं, इसलिए पूरा क्रम हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सहसंबंध का गुणाकार निम्नलिखित में से किन के बीच संबंध की सीमा इंगित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सहसंबंध की बात हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात हो, तो वो सिर्फ दो क्वांटिटेटिव जो है परिणाम जो होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में ही ये स्टडी करता है, परिमाणात्मक चरों में। काई में क्या होता है, एक गुणात्मक एक परिमाणात्मक होता है काई स्क्वायर टेस्ट में, और जब दोनों गुणात्मक हो तो यू का टेस्ट होता है और पाई का टेस्ट होता है, और जब दोनों परिमाणात्मक चर हो तो सहसंबंध गुणांक जो होता है वहाँ पे स्टडी होती है, उसकी स्टडी होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किर्क तथा मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा रिलायबिलिटी का एक प्रकार नहीं है? देखते हैं। अव्यवहारिक वे परिस्थितियां जिनमें अवलोकन की एकल विधि बारंबार एक ही माप उत्पन्न करती है। हाँ, तो एक ही माप उत्पन्न करती है, तो ये तो रिलायबल है। अगला है द्वंद्वात्मक, दो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन। देखते हैं। कालक्रमिक, लंबे समय तक अवलोकन का स्थायित्व, हाँ स्थायित्व लंबे समय तक वो दे, वही रिजल्ट दे, तो ये भी तो सही है ना, रिलायबल लगेगा। एक कालिक, समान समयावधि के अंतर्गत अवलोकन की समानता, तो ये भी सही है, लेकिन ये द्वंद्वात्मकता यहाँ पे गलत है, यानी ये सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? ये क्वेश्चन भी आपका नेक्स्ट किसी न किसी वीडियो में था ये क्वेश्चन। तो ये होता है, ये तो नामिक नॉमिनल है, ये आपका ऑर्डिनल है, ये आपका इंटरवल है, और ये रेशियो है, अनुपात है। तो ये जो होता है ना, वो रेशियो में ही होता है, अनुपात में ही। एब्सोल्यूट जीरो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वास्तविक शून्य, एब्सोल्यूट जीरो। और इन सब का आपको पता होना चाहिए कि इस नामिक जो होता है और क्रमिक जो होता है, ये नॉन पैरामेट्रिक होते हैं, ये दोनों पैरामेट्रिक होते हैं। इसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाना जो है वो सभी इसमें शामिल होता है, एब्सोल्यूट जीरो। और अंत, ये जो हमारा इंटरवल है, इसमें आपका IQ लेवल, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह हो गया, या फिर डिग्री सेल्सियस में जो चीज़ें मापी जाती हैं, यहाँ पे हाइट, वेट, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भी दे देता है, कि पूछता है कि ये किस से संबंधित है। तो रेशियो जो होता है वो वास्तविक एब्सोल्यूट जीरो होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक शोध में निम्नलिखित का सही अनुक्रम पहचानिए। सामाजिक शोध में हमें अनुक्रम पहचानना है। तो प्रतिवेदन लेखन, हमें पता है कि सबसे लास्ट में अगर कोई चीज़ होता है तो वो होता है प्रतिवेदन लेखन। तो फर्स्ट, यानी ये दो ऑप्शन कटे गए, दो ऑप्शन में हमें देखना है। प्रतिवेदन के पहले हम क्या करते हैं, हम पीछे से चल रहे हैं। प्रतिवेदन के पहले हम करते हैं कि आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दो तो दोनों में ही है। अब अगला है 6 और 3 में देखना है। 6 है अवलोकन और 3 है प्रायोगिक अध्ययन। तो हम पहले अवलोकन करके ही आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे ना, क्योंकि आंकड़ों का विश्लेषण तो अवलोकन करने, कुछ हमने अवलोकन किया फिर हमने विश्लेषण किया। तो यहाँ पे हम देखें तो 6 हमारा आना चाहिए। तो यहाँ 3 और 6, हाँ ये सही लग रहा है, लेकिन हम इसको और अच्छे से इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं। 3 जो है प्रायोगिक अध्ययन, यहाँ पे है आपका 4 प्राकल्पना का निर्माण। प्राकल्पना का निर्माण तो हम पहले करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर 4 को देखें, प्राकल्पना का निर्माण, तो 4 पहले आ रहा है, ठीक है। फिर 5 देखते हैं, निराकरणीय प्राकल्पना, बिल्कुल। और थर्ड जो है हमारा प्रायोगिक अध्ययन, एंड फिर 6 है, फिर उसका अवलोकन करेंगे, देन उसका विश्लेषण और प्रतिवेदन। तो इस तरीके से ए जो है हमारा सही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से ना याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इसको आपको समझ के लिखना पड़ेगा, अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। ओके। अगला है, उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाएगा, यानी पायलट सर्वे इसको कहते हैं। तो एकल अध्ययन सर्वेक्षण नहीं है, प्रायोगिक अध्ययन, इसको पायलट स्टडी भी कहते हैं। तो हम इस चीज़ को लगा के पहले देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा, क्या चीज़ है, क्योंकि हमें पता होती नहीं कि ये कैसे काम करेगा, हमें जानना होता है। तो इसलिए हम छोटे से फील्ड में इसका उपयोग करते हैं। तो इसको कहते हैं प्रायोगिक अध्ययन, पायलट स्टडी। अगला है, पूर्वानुमान का ऐसा कथन जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का आधार तैयार करता है, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूर्वानुमान, यहीं से हमको समझ में आ गया, एक पूर्व अनुमान है, हमारी एक कल्पना है। प्रश्नावली, पूर्व धारणा तो है नहीं यहाँ पे, यादृच्छिक प्रतिदंड काल्पनिक है, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है,
उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। सकारात्मक सहसंबंध, रैखिक सहसंबंध, निराधार सहसंबंध, कार्य और प्रभाव सहसंबंध। तो इसको कहते हैं ना कार्य और प्रभाव सहसंबंध। यहाँ जब हम कार्य और प्रभाव सहसंबंध से कुछ चीजें निकालेंगे तब तो पता चलेगा कि वो सकारात्मक संबंध है या नकारात्मक। तो यहाँ पे सकारात्मक संबंध की नहीं होगा और तो होंगे नहीं, कार्य और प्रभाव संबंध होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और बहुत अच्छे से आप सबका उत्तर भी दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषीकृत अभिलक्षणों की पहचान हेतु व्यवस्थित और वस्तुपरक पद्धति में प्रलेखन संप्रेषण के विश्लेषण में हम निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो यहाँ है प्रलेखन संप्रेषण के विश्लेषण में जो भी लिखित हमारे पास जो भी चीजें हैं उसका विश्लेषण हम कहाँ करते हैं, विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उसके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है। तो ऐसा जो परिभाषा है वो किसका, कार्ल पियर्सन ने। उन्होंने कहा था कि कोई भी विज्ञान हो वो कैसे विज्ञान कहा जाएगा ये किस पे निर्भर करता है, उसके मेथड पे कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रणाली। इससे आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कीवर्ड उसका वही है। अगला है, माध्य के सभी मदों के विचलनों का योग सदैव होगा। तो ये भी हमने करा था इसको 0। ये क्वेश्चन शायद 2 बार हो गया, सॉरी फ्रेंड्स। ओके, इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है सारे क्वेश्चंस और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर नहीं अच्छी लगती है तो भी उसका रीज़न ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने चैनल में कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।